Hello, dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all of you. So, अभी तक हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं. ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड इनऑर्गेनिक एनालिसिस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस कैसे करते हैं. हमने एलिमेंट एनालिसिस के बारे में बात करी हुई है और उसके बाद हमने मैक्रो मॉलिक्यूल किसे बोला जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल किसे बोला जाएगा, उसके बारे में बात करी. फैट के हमने बारे में स्पेशल बात करी थी कि फैट है तो माइक्रो लेकिन मिलता है मैक्रो में. हमने उसके रीजंस भी देखे थे. और इसके बाद फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोमर फॉर्म एंड पॉलीमर फॉर्म पढ़ा, मतलब मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स पढ़े. फिर हमने उसके बाद प्रोटीन्स का मोनोमर एंड पॉलीमर फॉर्म पढ़ा. हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े और हमने प्रोटीन्स पढ़े. ठीक है, और थोड़ा इलाबोरेट करके हमने पढ़ा है. अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, बट जब आप इस इलाबोरेशन से पढ़ेंगे तो आपको बुक का बायोमोलिक्यूल जो पोर्शन है ना, वो बहुत ईजी, वो बहुत बेसिक लगेगा. ठीक है, बिकॉज क्लास 11th के अंदर बच्चों को बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, तो फॉर दैट रीज़न आप उसको थोड़ा ब्रॉडली ही पढ़ेंगे सारे बच्चे, है ना. तो वो हमने फिनिश करा था. तो आज हमारे पास नया एक बायोमोलिक्यूल आया है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बच्चों को बहुत टफ लगता है ये बायोमोलिक्यूल, दैट इज लिपिड्स. तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफिकली किनका, लिपिड्स का. ठीक है, नव लिपिड्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले लिपिड्स के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ जो प्लीज़ आप सारे बच्चे याद रखेंगे. दैट इज़ कि गुबर, जब हम लिपिड्स की बात करते हैं ना, तो लिपिड हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स में खाली एक ऐसा सिंगल वाहिद स्पेशल बायोमोलिक्यूल है जो वाटर के साथ लो सॉल्युबिलिटी दिखाता है. तो अगर आप रेस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे वो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं. इस वजह से उनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, मतलब उनको मेटाबोलाइज करने के लिए कोई स्पेशल टाइप या कोई स्पेशल तरीका यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है. बट जब हम लिपिड्स की बात करते हैं ना गुबर, तो हम लिपिड को डिफाइन ही करते हैं. ठीक है, लिपिड इज डिफाइंड बाय इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर. तो बिकॉज इसकी वाटर के साथ लो सॉल्युबिलिटी है, तो इस वजह से अगर बॉडी में इंशाल्लाह आप हायर क्लास में जाएंगे, आप मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पढ़ेंगे, या अगर हम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में भी अलग से मेटाबॉलिज्म चलती है जो नॉर्मल बायोमोलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, तो लिपिड्स जब भी आपके दिमाग में आए, तो लिपिड के बारे में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर बच्चे को दिमाग में होनी चाहिए, दैट इज कि भैया लिपिड जो होते हैं, लिपिड्स, ठीक है ना, ये डिफाइन ही होते हैं. दे आर डिफाइंड, lipids are defined by low solubility in water, by low solubility in water. Low solubility in water. ठीक है, तो जो इन बायोमोलिक्यूल्स को एक तरीके से स्पेशल भी बनाता है ना, और एक तरीके से हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए हेक्टिक भी हो जाता है. क्लियर है. सो ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं. आगे हम ये भी रीजन जानेंगे थोड़ी देर में कि क्यों लेस सॉल्युबल होते हैं. लेकिन अगर ये वाटर में लेस सॉल्युबल है, वही ये बहुत हाईली सॉल्युबल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. ठीक है ना, एंड highly soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. आप सबको पता है वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखेंगे समथिंग लाइक दिस, है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो वाटर एक सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट है. लेकिन हमारा लिपिड जो है ये वाटर के साथ सॉल्युबल होता नहीं है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, ये लेस लो सॉल्युबिलिटी दिखाता है वाटर के साथ. बट वहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ क्या हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और बहुत जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा भी वैसे, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आपका बेंजीन आता है. बेंजीन इज अ गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, बेंजीन आता है, पढ़ा ही होगा. ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हेक्सेन आएगा, हेक्सेन आएगा. ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर एसीटोन आएगा.
ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आपको क्लोरोफॉर्म भी आता है। डन। सो अगर आप कभी भी लिपिड्स को इनमें से किसी के अंदर डालेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सब के सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, तो लिपिड यहाँ पे आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। बट अगर आप लिपिड को कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर के अंदर वो सॉल्युबिलिटी बहुत कम दिखाती है। जिसमें कुछ एग्जांपल दूंगा, आपने देखा होगा अगर आप तेल को पानी में डालेंगे तो वो ऊपर ही रह जाता है, वो गायब नहीं हो जाता, ठीक है। वैक्स को पानी में डालेंगे ऊपर ही रहेगा, गायब नहीं होगा। रीजन इज कि बिकॉज ऑल ऑफ दीज जिनकी मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है, बटर, वैक्स, ऑयल, है ना, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, ये लिपिड्स होते हैं, और ये वाटर के साथ हमेशा क्या दिखाएंगे, लो सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे। सो बिकॉज दीज थिंग्स शो लो सॉल्युबिलिटी विद द वाटर, ठीक है, इस वजह से, इस क्वालिटी और इस डिफाइंड कैरेक्टर की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। इनका बॉडी में मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो डिफरेंट। तो इनका मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है। सो ये मैंने क्यों बताया सबसे पहले, बिकॉज सबसे पहले डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, हमें लगता है कि कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब हम प्रोटीन्स को पढ़ते हैं तो फॉर श्योर हम प्रोटीन्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और है भी फॉर श्योर प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। लेकिन कहीं ना कहीं हम फैट्स को बुरा मानते हैं ना, हमें लगता है यार फैटी है ना, हमें अजीब लगता है कि यार फैट शायद अच्छे मॉलिक्यूल्स नहीं है। बट मैं आपको सबसे पहले यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फैट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जिसको अल्लाह ने स्पेशल तरीके से बनाया। रीजन ऑफ द स्पेशलिटी इज रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन द वाटर बट दिस वन इज नॉट। रेस्ट के अंदर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चलेगा, ठीक है, एक बेसिक मेटाबॉलिज्म चलेगा, बट इसके लिए स्पेशल मेटाबॉलिक साइकिल्स यूज किए जाते हैं बॉडी में, स्पेशल ऑर्गेनलीज यूज की जाती है बॉडी में जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो उसको बनाने में हेल्प करते हैं। सो समवेयर दिस मॉलिक्यूल इज स्पेशल बेटा, ठीक है। नाउ स्पेशलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल आपको इसकी फंक्शन से भी पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इसकी फंक्शंस आपको बता दूं, ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शन ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की आपको बताऊं, फिर मैं डेफिनेशन पे आऊंगा फॉर श्योर। अगर हम लिपिड्स की बात करेंगे ना, इधर मैं ऐड कर देता हूँ, तो लिपिड्स की हमारी बॉडी में बहुत इन्यूमरेबल फंक्शंस हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस हैं। लेकिन आउट ऑफ ऑल दोज फंक्शंस अगर आप एक बेसिक फंक्शन लिपिड्स की जानना चाहे तो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड जो है ना, इधर मैं ऊपर ऐड कर देता हूं फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर इसका एक बेसिक फंक्शन है, ये बॉडी का सबसे प्रेफर्ड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। लिपिड्स आर प्रेफर्ड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, एनर्जी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, ठीक है, एनर्जी को प्रोटीन की फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, और एनर्जी को फैट की फॉर्म या लिपिड की फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है। बट जो सबसे बेस्ट प्रेफर्ड तरीका है एनर्जी को स्टोर करने का, वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑल्दो वो जल्दी ब्रेक होकर एनर्जी देता है, बट फिर भी वो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर वो बायोमोलिक्यूल, अगर आपसे पूछा भी जाए एग्जाम में, जो मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी मॉलिक्यूल, मोस्ट प्रेफर्ड स्टोरेज एनर्जी मॉलिक्यूल माना जाता है, वो क्या होते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी के लिपिड्स होते हैं। अब इसके कुछ रीजन है बेटा, ठीक है ना। व्हेन आई से हमारी बॉडी आई मीन एनिमल्स बेटा, ठीक है। तो ये एनिमल्स का मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। नाउ अब इसके कुछ रीजन है बेटा, व्हाई दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड। तो रीजन नंबर वन अगर मैं आपके सामने यहाँ पर रख दूं, रीजन नंबर वन फॉर दिस वेरी थिंग इज कि अगर आप लिपिड एंड अगर आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे, ठीक है, अगर आप प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन करेंगे या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे, आपको थोड़ा 10th क्लास में आइडिया होगा कि आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, है ना। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आपको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर आप 1 ग्राम ऑफ लिपिड ब्रेक करते हो, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ लिपिड ब्रेक करते हो, सो बाय ब्रेकिंग 1 ग्राम ऑफ द लिपिड बेटा, ठीक है, सेम 1 ग्राम में जहां कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज देते हैं, है ना, सेम 1 ग्राम में हमारा लिपिड जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 9
किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है पर ग्राम। सो दैट मीन्स यहाँ पे रिलीज ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना, रिलीज ऑफ द एनर्जी कंपेरेटिव टू द प्रोटीन एंड कंपेरेटिव टू द कार्बोहाइड्रेट क्या बेटा ज़्यादा है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज प्रेफर्ड एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल। सेकेंड रीजन ऑफ द प्रेफरेंसेस, इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ। सेकेंड रीजन ऑफ द प्रेफरेंसेस कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स जो है उनको स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी कम स्पेस यूज करती है। मतलब कंपेरेटिव टू जब हमारी बॉडी में प्रोटीन को स्टोर किया जाता है या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है, दे टेक अ लॉट ऑफ स्पेस वाइल बीइंग स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप लिपिड्स को देखोगे, ठीक है ना, तो लिपिड्स हमारी बॉडी में कंपेरेटिव टू द प्रोटीन्स एंड कंपेरेटिव टू द कार्बोहाइड्रेट्स बेटा ये लेसर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो वाइल बीइंग स्टोर्स दे ऑक्यूपाई, ठीक है, वाइल बीइंग stored they occupy lesser space, they occupy lesser space। तो ये कम जगह लेते हैं, तो कम जगह लेते हैं, क्लियर है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बट एनर्जी तब भी क्या देते हैं बेटा, ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर इसके जगह आप कार्बोहाइड्रेट को लेगो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन या प्रोटीन्स को ले लेंगे, तो वो हमारी बॉडी में एनर्जी एक तो कम दे देंगे, लेकिन स्पेस कंपेरेटिवली क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। ये क्लियर है। नाउ दूसरी बात, नाउ आप में से कोई बच्चा फॉर श्योर मेरे को कल क्लास में जब मैं आऊँगा तो पूछ सकते हैं कि सर मुझे बताइए कि लिपिड ज़्यादा एनर्जी क्यों देता है कंपेरेटिव टू द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका एकदम बेसिक रीज़न है जो आप प्लीज़ याद रखेंगे। द बेसिक रीज़न फॉर दिस वेरी थिंग इज कि लिपिड्स जो है ना बेटा ये हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। लिपिड्स आर हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स, हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये होते हैं हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स। सो अगर कोई चीज़ हाईली रिड्यूस्ड है सो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बट उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा कि उसका ऑक्सीडेशन कम होगा। सो अगर कोई भी चीज़ हाईली रिड्यूस्ड होती है तो दैट मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, मोर होगा, तो ऑक्सीडेशन मोर होगा, है ना। सो अगर ऑक्सीडेशन मोर होगा तो बताइए जल्दी जल्दी बेटा एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, कब निकलेगी, तो एनर्जी विल बी मोर। तो क्यों लिपिड्स कंपेरेटिव टू द कार्बोहाइड्रेट एंड कंपेरेटिव टू द प्रोटीन ज़्यादा एनर्जी देते हैं, सो बिकॉज लिपिड्स इन देयर सेल्स और लिपिड्स इन इटसेल्फ इज अ हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। सो अगर मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड है तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा एनर्जी भी क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। क्लियर है, तो एनर्जी क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है आपकी तरफ से क्लास में मुझे कि सर ये कम स्पेस कंपेरेटिव टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन क्यों लेता है, ठीक है। तो इसका भी एक रीज़न है बेटा, इधर मैं ऐड कर देता हूँ इसका रीज़न। लिपिड जो है कंपेरेटिव टू द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कम स्पेस इसलिए लेता है बिकॉज लिपिड जो है ना बेटा ये नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। सो बिकॉज दे आर नॉन पोलर बेटा तो ये वाटर के साथ एसोसिएट ही नहीं करेंगे। सो ऑटोमेटिकली भैया जब ये वाटर के साथ एसोसिएट ही नहीं करेंगे तो इनको स्टोर करने के लिए वाटर का प्रेजेंस होना, वाटर का नियर बाय स्पेस में होना जरूरी है कि नहीं है बेटा, नहीं है। तो शॉर्ट में यहाँ याद रखेंगे वाई दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस, तो आंसर आएगा बिकॉज बीइंग नॉन पोलर, बिकॉज बीइंग नॉन पोलर, ठीक है, दे डू नॉट एसोसिएट विथ, दे डू नॉट एसोसिएट with वाटर। क्लियर है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्पेस कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, आई होप ये फंक्शन आपको समझ आया होगा। ना दूसरा फंक्शन क्या है बेटा इनका, इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ ना। हमारी बॉडी के अंदर लिपिड जो है ना बिसाइड्स एनर्जी सोर्स की एनर्जी तो बनाते हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी, तो ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। नाउ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे एक बेसिक चीज़ आपने फॉर श्योर अभी तक पढ़ी होगी बेटा, अगर बॉटनी पढ़ी आपने, है ना, तो आपने पढ़ा होगा बॉटनी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनता है, ठीक है ना।
तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी वजह से बनता है? फॉस्फोलिपिड्स की वजह से बनता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी वजह से बनता है? फॉस्फोलिपिड्स की वजह से बनता है, ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से बनता है ना, आयनोस्टॉल लाइक लिपिड्स की वजह से बनता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर आप लिपिड्स देखिए ना, आपको अलग अलग तरीके के लिपिड्स मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, वो सब के सब क्या है बेटा? दे आर ऑल लिपिड्स। सो अगर वो सब के सब लिपिड्स है, सो दैट मीन्स वो सब लिपिड्स मिला के ही तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सो दैट मीन्स हमारी सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वो किससे बना है बेटा? लिपिड से बना है। तो दैट मीन्स बेटा ये स्ट्रक्चर को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। डन। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बेटा ये लिपिड जो है, ये इस सब के अलावा हीट जनरेशन में भी हेल्प करते हैं। हीट जनरेशन, हीट जनरेशन, तो ये हीट जनरेशन हमारी बॉडी में डेवलप करवाता है, ठीक है। और ये हीट जनरेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई थी बेटा, हमने एडिपोज टिश्यू पढ़ा था। तो हमारी बॉडी के अंदर ये हीट जनरेशन कौन करवाता है? ये हीट जनरेशन हमारी बॉडी में करवाता है एक स्पेशल टाइप ऑफ फैट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउन फैट। याद आया? तो ब्राउन फैट बॉडी में बेटा जो स्टोर किया जाता है, वो हीट जनरेशन के काम आता है, वो हीट जनरेशन में हेल्प करता है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पानी में रहता है ना, मैराइन एनिमल्स है जो पानी में रहता है, ये उनकी बॉडी में बायोन्सी डेवलप करता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बायोन्सी भी कराता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बायोन्सी, मेंटेनेंस ऑफ बायोन्सी, ठीक है। तो बहुत सारी मैराइन एनिमल्स, मैराइन फिशेज ऐसी है जिनकी बॉडी में क्या हेल्प करता है? बायोन्सी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स है बेटा, ठीक है, जिन्हें हम स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं। ये उन सारे हार्मोन्स को बनाने में भी क्या करता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स बेटा, ठीक है, ये उन सारे हार्मोन्स को बनाने में भी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। ये क्लियर है? सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल्दो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, फैट को हम बुरा मानते हैं, फैट को हम खराब मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से दूर देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो हमारी बॉडी में फैट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा। बिकॉज फैट नहीं होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो हम नहीं होते बेटा, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी में हीट मेंटेनेंस एंड हीट जनरेशन में हेल्प करता है बेटा, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी, हमारे मैराइन एनिमल्स के अंदर बेटा उनको जिंदा रखने में, बिकॉज बायोन्सी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बायोन्सी नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट हार्मोन, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, या फीमेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स है बेटा, उनको बनाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। सो इन शॉर्ट ये सारा बताने का मतलब क्या है? ये सारा बताने का मतलब ये है कि भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे, लिपिड ऑल्दो हम खराब मानते हैं, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इट हैज़ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इट हैज़ अ डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे जो रेस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? नाउ अगर ये भैया इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, तो फिर इसको जानते हैं एक बार कि इस मॉलिक्यूल की खास बात क्या है, ठीक है ना, या इस मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, या ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है, ठीक है। तो इस स्पेशल मॉलिक्यूल को अब हम पढ़ते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि लिपिड को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। सब लोग इधर नजर रखें ध्यान से। तो लिपिड जब भी आप जिंदगी में आज के बाद बनाएंगे, ठीक है, तो लिपिड को बनाने के लिए भैया आपको दो चीजें चाहिए, ठीक है। लिपिड को बनाने के लिए, हर दुनिया के लिपिड को बनाने के लिए, ठीक है, आपको दो बेसिक चीजें चाहिए। क्लियर? सबसे पहली बेसिक चीज जो आपको लिपिड बनाने के लिए चाहिए बेटा, तो वो आपको चाहिए एक अल्कोहल। और ये अल्कोहल नेचर में होना चाहिए पॉलीहाइड्रो, मोस्टली पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। मोस्टली क्यों मैंने बोला, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो लिपिड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल चाहिए। तो ये मैंने लिया पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इधर। नब इस पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को आप जोड़ेंगे बेटा और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के साथ, जिसे हम नाम देते हैं फैटी एसिड। क्या नाम देते हैं? फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को हम किसके साथ जोड़ेंगे? फैटी एसिड के साथ जोड़ेंगे। सो दैट मीन्स एक बेसिक चीज अच्छे बच्चों को तो थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि जब भी हम लिपिड के बारे में बात करेंगे, तो लिपिड कॉम्बिनेशन दो चीजों का होगा, ठीक है। लिपिड कॉम्बिनेशन दो चीजों का होगा, एक होगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और एक होगा फैटी एसिड। डन है ना?
सो नाउ ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होते हैं जिनको यूज करके हम लिपिड्स बनाते हैं, ये नॉर्मली ग्लाइसरॉल होता है, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो ग्लाइसरॉल हो सकता है, ठीक है, या ग्लाइसरॉल के अलावा कभी कभी सफिंगोसीन भी हो सकता है, सफिंगोसीन भी हो सकता है, जो आपकी बुक में नहीं दिया है, तो आप दोनों याद रखेंगे। सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में ग्लिसरॉल हो सकता है या सफिंगोसीन हो सकता है। डन। नाउ अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था शुरुआत में, मैंने बोला था मोस्टली पॉलीहाइड्रोक्सी, मोस्टली, सो दैट मीन्स मैक्सिमम लिपिड्स के अंदर या तो अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा या तो अल्कोहल सफिंगोसीन होगा। बट इधर मैं एक्सेप्शन डाल देता हूं, बट कुछ लिपिड्स ऐसे भी है, ठीक है, एक्सेप्शन डाल देते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ लिपिड्स ऐसे भी है जिनमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मिलता है, जिनमें क्या मिलता है, मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मिलता है, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लिपिड्स में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा, कुछ में क्या होता है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। क्लियर है। तो ये जो कुछ लिपिड्स है जिनमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल देखने को आपको मिलेगा, इन लिपिड्स का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं इधर, बाद में इसको पढ़ना है हमें डिटेल में। तो इन लिपिड्स का एग्जाम्पल आता है वैक्स। क्या आता है, वैक्स। तो वैक्स आपने सुना होगा। तो वैक्स एक ऐसा लिपिड है जिसके अंदर एल्कोहल पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं होता, बल्कि क्या होता है बेटा, मोनोहाइड्रोक्सी होता है। रेस्ट में सब में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। क्लियर। वापस चलते हैं। नाउ ये फैटी एसिड क्या हो सकता है बेटा, तो फैटी एसिड को हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, है ना, बट अभी के लिए बस इतना आप याद रख लिए कि ये फैटी एसिड जिसको हम यूज करते हैं लिपिड को बनाने के लिए अल्कोहल के साथ, इस पर्टिकुलर फैटी एसिड की दो फॉर्म्स हो सकती है, इस पर्टिकुलर फैटी एसिड की दो फॉर्म्स हो सकती है, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है इसका मतलब, थोड़ी देर में देखें। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, या होगा क्या शबाश, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड शबाश अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डन। तो इनको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। सो दैट मीन्स कि जब ग्लाइसरॉल सैचुरेटेड फैटी एसिड से जुड़ेगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जुड़ेगा, ठीक है, या दोनों से जुड़ेगा, ठीक है, जब सफिंगोसीन सैचुरेटेड से जुड़ेगा, अनसैचुरेटेड से जुड़ेगा, या दोनों से जुड़ेगा, जब मोनोहाइड्रोक्सी सैचुरेटेड से जुड़ेगा, अनसैचुरेटेड से जुड़ेगा, या दोनों से जुड़ेगा, तो जो फाइनल कॉम्बिनेशन वहां पे बनेगी ना बेटा, उसी फाइनल कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लिपिड। डन। ना यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे वर्ड पे फोकस किया होगा, मैंने बोला जुड़ेगा जुड़ेगा जुड़ेगा। तो जुड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कि इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, एक बॉन्ड बनना चाहिए। जुड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक बॉन्ड बनना चाहिए। ये क्लियर है ना। सो वो बॉन्ड, ये सुनना प्लीज ध्यान से, सो वो बॉन्ड जो हमारी बॉडीज के अंदर लिपिड को बनाते समय बनता है, किस किस के बीच में, एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड के बीच में, चाहे वो सैचुरेटेड हो या चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। सो वो बॉन्ड जो एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को जोड़ेगा फैटी एसिड के साथ, या वैक्स के अंदर बेटा एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को जोड़ेगा फैटी एसिड के साथ, इस बॉन्ड को बेटा हम नाम देते हैं, इधर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलने तो सुनना पहले ध्यान से। तो इस बॉन्ड को बेटा हम नाम देते हैं, ऊपर में लिख देता हूं, एस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ये क्लियर है। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखा था, प्रोटीन में हमने पेप्टाइड बॉन्ड देखा था, तो आज के बाद आपसे पूछे कोई कि लिपिड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर आएगा एस्टर बॉन्ड। ये क्लियर है ना। ये एस्टर बॉन्ड जो है ना गुबर, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है।
तो अपने नीड के लिए आप अभी इतना याद रखेंगे कि फैटी एसिड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, और उस कोवलेंट बॉन्ड को जो फैटी एसिड एंड अल्कोहल को आपस में जोड़ता है उसे हम एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन ये हमेशा एस्टर होगा, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अलग से कुछ बोलने वाला हूँ, तो इसको प्लीज़ याद रखना। तो आपकी बुक में तो लिखा है एस्टर बॉन्ड, तो आप एस्टर बॉन्ड याद रखेंगे नीड के लिए। ठीक है, नीड के लिए आप याद रखेंगे एस्टर बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन ये हमेशा एस्टर बॉन्ड नहीं होता है, ये कभी कभी ईथर बॉन्ड भी हो सकता है, ये कभी कभी एमाइड बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ईथर बॉन्ड और इट कैन ऑल्सो बी एमाइड बॉन्ड। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ईथर बॉन्ड और इट कैन ऑल्सो बी एमाइड बॉन्ड, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बेटा, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है इधर बेटा, वो कौन सा होता है? वो एस्टर बॉन्ड ही होता है। सो फिर मैं क्या ऐसा बता सकता हूँ कि लिपिड जो है, लिपिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल विथ फैटी एसिड्स थ्रू एस्टर बॉन्ड। बता सकता हूँ ना? सो अगर मैं इस पूरी कहानी को समराइज कर दूं, अगर मैं इस पूरी स्टोरी को एक डेफिनेशन में समराइज कर दूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इस पूरी स्टोरी को समराइज कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिपिड्स के बारे में? ये सुनना ध्यान से, क्या लिखने वाला हूँ मैं। क्या हो गया ये? तो क्या मैं गुबर इधर ऐसे लिख सकता हूँ? तो क्या मैं इधर शॉर्ट में इस पूरी कहानी को समराइज करके ऐसे लिख सकता हूँ? तो डेफिनेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, डेफिनेशन, डेफिनेशन। तो मैं लिपिड्स के बारे में क्या ये डेफिनेशन लिख सकता हूँ? लिपिड्स आर, lipids are defined, lipids are defined as fatty acid, as fatty acid esters, esters of alcohol। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिपिड जो होते हैं ये फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं अल्कोहल के। नाउ अल्कोहल कैन बी ग्लाइसरॉल, सफिंगोसिन और ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, या शॉर्ट में अल्कोहल कैन बी ए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और ए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो ये डेफिनेशन हो गया किसका? लिपिड्स का। ये क्लियर है? तो आज के बाद आपसे कोई पूछे लिपिड को डिफाइन करो, तो एकदम सिंपल तरीके से आप क्या बोलेंगे? लिपिड एक एस्टर फॉर्म है बेटा, किसका? फैटी एसिड का एंड अल्कोहल का। तो लिपिड जब भी बनेगा तो लिपिड को बनाने के लिए दो लोग सामने आएंगे। ठीक है, कौन कौन? एक अल्कोहल और एक फैटी एसिड। अल्कोहल मोनोहाइड्रोक्स से हो सकता है, मेजॉरिटी टाइम्स पॉलीहाइड्रोक्स से होता है। फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड हो सकता है। ये क्लियर है? तो आई होप ये डेफिनेशन वाला पार्ट जो है ये आपको समझ आ गया, आपको अभी डेफिनेशन को कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। अब मैं ये सारा कुछ नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। अब अगर आप इस पूरी कहानी में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें नाम में रिपीट हुई बार बार। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आप याद रखना चाहे तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि लिपिड जो है ना बेटा, ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जिनमें आपको, ये ऐसे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है जिनमें आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो लिपिड्स के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है एंड हाइड्रोजन होता है। सो दे हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनमें ऑक्सीजन का वैल्यू जो होता है, इनमें ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है ये बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू द हाइड्रोजन। सो दैट मीन इनमें ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है बेटा? कम कंपेरेटिव टू द हाइड्रोजन। इनमें 2:1 या ऐसा कोई रेशो नहीं है बेटा, ऑक्सीजन बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा, कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा, और सबसे कम जो नंबर में होता है बेटा वो कौन होता है? वो ऑक्सीजन होता है। तो आप ऐसे भी इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। ये क्लियर है? नाउ आगे चलता हूँ मैं। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पेज इधर ऐड कर दूँ, नाउ अगर आप इस पूरी स्टोरी को जो जस्ट अभी अभी हमने कंप्लीट करी है,
इस पूरी स्टोरी को आप ध्यान से देखेंगे या ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पूरी स्टोरी में कुछ चीज़ें रिपीट हुई बेटा, रिपीटेडली। ठीक है, कुछ चीज़ें रिपीटेडली रिपीट हुई, जैसे जिनको मैं हाईलाइट कर दूं अभी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। हमने एक वर्ड यूज़ किया पॉलीहाइड्रोक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया मोनोहाइड्रोक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फैटी एसिड। ठीक है, और हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो नाउ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन वर्ड्स को समझते हैं कि ये वर्ड्स क्या है, और फिर मैं आपके सामने एक पिक्चर भी ड्रॉ करूंगा, किसका, फैटी एसिड का। ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक लिपिड का भी पिक्चर ड्रॉ करूंगा और एक फैटी एसिड का भी पिक्चर ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल को समझते हैं, फिर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल को समझते हैं, फिर फैटी एसिड को समझते हैं, सो दैट आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि ये सारी चीज़ें है क्या। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सुनना प्लीज ध्यान से। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो ऐसे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अल्कोहल देखे दो, तो हमने दो अल्कोहल यहाँ पे देखे। एक हमने देखा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, एक हमने देखा मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इधर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है, और इधर हो गया मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो सबसे पहले समझते हैं पॉली का मतलब क्या हो गया और मोनो का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट अभी भी याद है तो मैंने बोला था आपको पॉली का मतलब होता है मेनी, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। ठीक है, और वही अगर अब इधर मोनो को देखेंगे तो मोनो का मतलब हो गया वन, वन, और हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया, OH ग्रुप्स, सो OH ग्रुप्स। सो अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आई होगी कि अगर हम एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को देखेंगे, ठीक है, अगर हम एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को देखेंगे उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। तो बहुत सारे से मेरा कहने का मतलब है मोर देन वन। और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल अगर आप देखेंगे तो उसमें खाली एक ही क्या होगा बेटा, OH ग्रुप होगा। क्लियर। नाउ पॉलीहाइड्रोक्सी आपने दो टाइप्स के देखे अभी भी, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी आपने दो टाइप्स के देखे। एक आपने देखा ग्लिसरॉल और एक आपने देखा स्फिंगोसीन, स्फिंगोसीन। तो सबसे पहले हम ग्लिसरॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल के बारे में नीट में आपसे पूछा गया है, तो ग्लाइसरॉल, और आपने देखा स्फिंगोसीन। तो दोनों के बारे में जो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि ये है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। ठीक है ना, अगर मैं सबसे पहले आपके सामने ग्लाइसरॉल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को बनाऊं, ये दिखने में कैसा होगा, इसको जरा प्लीज सब लोग नजर रखना ध्यान से। सबसे पहले ग्लाइसरॉल के बारे में आप याद रखेंगे, ग्लाइसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइसरॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, रीजन इज कि बिकॉज इसमें तीन OH ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ग्लाइसरॉल में सबसे पहले आप याद रखोगे कितने OH ग्रुप्स पाए जाते हैं, 3 OH ग्रुप्स। ये क्लियर है। सो बिकॉज इसके पास तीन OH ग्रुप्स है, ठीक है, तीन कार्बन के साथ जुड़े हुए,
तो इस वजह से बेटा इसको क्या बोला जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल भी बोला जाता है। क्लियर। नाउ अगर मैं ग्लाइसरॉल की आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ करूं बेटा, तो उसमें सिंपल क्या होगा, उसमें 3 कार्बन होंगे और 3 कार्बन के साथ साथ क्या होगा बेटा, 3 OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो अगर मैं आपके सामने पिक्चर बनाऊं, ये पिक्चर आपको याद होनी चाहिए, बनाना कैसे बेटा वो भी आइडिया होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज ये पूरे इस टॉपिक में यूज होने वाला बार बार। सो ग्लाइसरॉल को बनाने के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, तो ग्लाइसरॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ग्लाइसरॉल इज कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल, तो आपको इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको 3 कार्बन मिलेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2 और ये हो गया कार्बन 3। तो ये हो गया कार्बन 3। कार्बन 3। ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी सबको पता ही बेटा 4 होती है। तो फर्स्ट कार्बन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें एक वैलेंसी तो फिल्ड है ना, तो एक के बदले दे देंगे इसको 2 हाइड्रोजन, तो बन गया CH2। बीच वाले में बेटा ऑलरेडी 2 वैलेंसीज फिल्ड है, तो इसको दे देंगे एक H। तीसरे वाले में बेटा एक वैलेंसी फिल्ड है, तो उसको भी दे देंगे CH2। क्लियर है। अब जो वैलेंसी बची हुई है ना बेटा, इस वैलेंसी को हम फिल करेंगे किससे, OH ग्रुप से। सो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा CH2OH, इधर आएगा CHOH और इधर आएगा अगेन CH2OH। ये क्लियर है। डन। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपके लिए बनाऊं, तो क्या ये ऐसा दिखेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपके लिए बनाऊं, तो क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा। नजर रखिए ध्यान से। तो आगे मैं इसको ऐसे लिखूंगा बार बार, है ना। तो क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2OH, CHOH एंड CH2OH होगा ना। तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसरॉल, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल ऑल्सो। और इसको हम यूज करेंगे किसको बनाने के लिए, लिपिड को बनाने के लिए। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप सफिंगोसीन को देखेंगे, ठीक है, तो सफिंगोसीन एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ बेटा कि इसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप्स फॉर श्योर थोड़ा इसके लिए अलग यूज करता हूँ, नजर रखिए ध्यान से। तो सफिंगोसीन के अंदर सबसे पहले बेटा आपको इधर ही नीचे बनाते हैं, तो आपको एक एक CH3 यूनिट मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लंबा चेन मिलेगा बेटा, लॉन्ग चेन मिलेगा CH2 ग्रुप्स का। तो मैं रिपीट करता हूँ ऐसे इसको शॉर्ट में, CH2 12 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली रिपीट हो जाएगी। CH2 12 का मतलब क्या, CH2 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 मतलब ऐसे 12 बार। ठीक है। फिर इसके बाद बेटा इस ठीक है, तो ये हमारी CH2 12 बार रिपीट होगी। फिर इसके बाद आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH समथिंग लाइक दिस। ठीक है। फिर उसके बाद मिलेगा और एक CH, है ना, और इस CH के साथ आपको यहां मिलेगा साइड में OH ग्रुप। तो ये आ गए इधर OH ग्रुप। डन। फिर इसके बाद इस CH के साथ आपको मिलेगा अगेन CH। ठीक है। फिर मिलेगा CH2 और फिर इसके साथ अगेन मिलेगा यहाँ पे क्या, OH। तो हो गए एक से ज्यादा OH। तो एक से ज्यादा OH है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा, शाबाश, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। ना यहाँ पे जो आपको बीच वाला CH दिख रहा है ना बेटा, इसके साथ आपको इधर मिलेगा NH2। ये क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं गुबर, इसे हम नाम देते हैं सफिंगोसीन। सो दिस इज कॉल्ड एज सफिंगोसीन। ये क्लियर है। तो सफिंगोसीन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 2 OH ग्रुप्स मिल रहे हैं। ठीक है, दिस OH1 एंड दिस OH2। तो इस वजह से इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्लियर है। तो बिकॉज पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या था, मोर देन वन।
तो ये हो गया आपके 2 अल्कोहल। डन है। तो ग्लिसरॉल भी हो गया और सफिंगोसिन भी हो गया, दोनों को आगे जाके यूज़ भी करेंगे। ठीक है। नाउ आते हैं हमारे पास फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड को एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनको थोड़ा 2-4 मिनट लग सकते हैं बिकॉज़ इनकी क्लासिफिकेशन भी मैं साथ में ही फिनिश करने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले समझो फैटी एसिड किस चीज़ को बोला जाता है, फैटी एसिड किस मॉलिक्यूल को बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल हमारा रह गया, सॉरी। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के अंदर आप याद रखेंगे पहली बात, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द वैक्सेस बेटा। जो भी हम आगे जाके फैट वैक्स की फॉर्म में फैट पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल आपको थोड़ा आइडिया लग भी गया होगा, जिसके अंदर सीधे क्या होगा, सिंगल OH ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बना ही देता हूँ एक आपके लिए, तो इसको नीचे लाते हैं ऐसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, जिसको मैं बना देता हूँ इधर, चलिए कोई नहीं, तो सेम ही कलर यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, चलो कलर अलग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्कोहल है CH3, CH3। ठीक है, फिर आएगा CH2 29 टाइम्स। तो ये लंबा चेन तो मैं बना नहीं सकता हूँ, तो ये आएगा ऐसे CH2 मतलब ऐसे बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इधर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर अगेन आएगा CH2 अप्रोक्सीमेटली 24 टाइम्स। ठीक है, और फिर आएगा एंड पे अगेन CH3। ये क्लियर है। अब जहाँ पे मैंने ये CO2 लिखा ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, OH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ आपको मिलेगा एक OH ग्रुप। क्लियर है। तो इसे हम नाम देते हैं सिरिल सिरिल मिस्टेट, सिरिल मिस्टेट। ठीक है, ये नॉर्मली आपको बी वैक्स में देखने को मिलता है। क्लियर है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डन। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे बेटा, ये सारा कुछ साथ में लेके चलेंगे अब नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ तक आपने क्या समझा, यहाँ तक आप समझ गए, एक मिनट सॉरी, क्या हो गया, चलिए। तो यहाँ तक आपने क्या समझा, चलिए नजर रखिए ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि लिपिड का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिपिड के डेफिनेशन में आया था पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो आपने पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी समझा कि ग्लिसरॉल क्या है, और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, पॉलीहाइड्रोक्सी का और एक टाइप भी समझा, सफिंगोसिन क्या होता है, और मोनोहाइड्रोक्सी भी समझा। तो इन शॉर्ट आपने याद रखा, पॉलीहाइड्रोक्सी में बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, बहुत सारा मतलब मोर देन वन, एंड मोनोहाइड्रोक्सी में खाली क्या होगा, एक सिंगल OH ग्रुप होगा। क्लियर है। नाउ इसी के अंदर हमने और एक चीज़ भी पढ़ी थी, जिसको मैं इधर हाईलाइट करता हूँ, दैट इज़ फैटी एसिड। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो दैट इज़ फैटी एसिड। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैटी एसिड की डेफिनेशन को समझते हैं कि फैटी एसिड को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं हम। तो ये पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले फैटी एसिड की डेफिनेशन को। सो हाउ फैटी एसिड्स आर डिफाइंड। ठीक है, तो फैटी एसिड, फैटी एसिड, तो सबसे पहले याद रखेंगे फैटी एसिड को जब हम डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं फैटी एसिड इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, फैटी एसिड
is a long hydrocarbon chain that ends at one carboxylic group. इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है बेटा, ठीक है ना। सो फैटी एसिड क्या होता है बेटा, इट्स अ लॉन्ग एलिफैटिक hydrocarbon chain that ends at one carboxylic group. एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो फैटी एसिड्स क्या है बेटा, ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो जब भी एंड करेगी बेटा, तो एंड उसका कहाँ से होगा, एक COOH ग्रुप से ही होगा। सो दैट में इसमें एक COH ग्रुप मिलेगा और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मिलेगा। डन ना। अगर मैं आपके सामने एक मतलब जनरल एक फैटी एसिड को बनाऊं तो ये फिर कुछ ऐसा दिखेगा ना, नजर रखिए, ये फिर कुछ ऐसा दिखेगा। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब हुआ CH3 CH2 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 सो ऑन एंड सो फॉर, नहीं आगे बहुत चलता जाएगा CH2, ठीक है। और लेकिन एंड इसका हमेशा कहाँ होगा, इस ग्रुप पे होगा, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। तो कभी भी आपको कुछ भी चीज ऐसी दिखाई दे, ठीक है, कभी भी आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई दे कहीं पे कि जिसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है ना, जो एंड हो रही है किसके ऊपर बेटा, जो एंड हो रही है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, तो ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे, इसको हम फैटी एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना, जो एंड हो जाए एक सिंगल एसिडिक ग्रुप या COH ग्रुप के ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फैटी एसिड। क्लियर। नाउ अगर आप इस फैटी एसिड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें खाली CH2 CH2 और बीच में बॉन्ड्स होंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है टेल। सो दिस इज कॉल्ड एज टेल ऑफ फैटी एसिड, टेल ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। और ये टेल ऑफ फैटी एसिड जो है ना, ये याद रखेंगे प्लीज, ये नॉन पोलर होती है बेटा। तो ये होती है नॉन पोलर, बिकॉज इसमें कहीं पे भी आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है। वही अगर आप इसके हेड को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं हेड बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ फैटी एसिड, हेड ऑफ, FA मतलब फैटी है ना, FA मतलब फैटी एसिड, हेड ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो हेड ऑफ फैटी एसिड जो है ना बेटा, इसमें C डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें चार्ज तो है ना बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, पोलर बोला जाता है। सो दैट मीन्स एक फैटी एसिड के अंदर आपको एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड देखने को मिलता है। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको पोलर एंड नॉन पोलर एंड देखने को मिले, पोलर एंड नॉन पोलर एंड देखने को मिले, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक। जैसे हमने एम्फोटेरिक पढ़ा था, तो वैसे ही एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या हुआ, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ पोलर एंड अ नॉन पोलर एंड, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, एम्फी। तो दैट मीन्स फैटी एसिड्स नेचर में कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। ये क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरी चीज़, नाउ ये जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन टेल बनाई है, इसको इधर लाता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन टेल बनाई है, इधर मैंने हाइड्रोकार्बन टेल बनाई थी, इसको हाईलाइट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने हाइड्रोकार्बन टेल लिखा था, है ना। तो ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है बेटा, ये कितनी बड़ी हो सकती है, सो व्हाट कुड बी द, ठीक है, सो व्हाट कुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ दिस टेल, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप। सो ये जो लेंथ ऑफ टेल होता है, इट कैन बी फ्रॉम, इधर लिख भी देता हूँ मैं, चलो, लेंथ ऑफ टेल, हाइड्रोकार्बन टेल, सो इट कैन गो फ्रॉम 2 कार्बन्स टू
24 कार्बन्स। सो दैट मीन्स एक फैटी एसिड जो है उसमें जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो 2 कार्बन से लेकर 24 कार्बन तक हो सकती है। ठीक है, 2 कार्बन से लेकर 24 कार्बन तक स्पेन कर सकती है। सो फिर अगर मैं आपको बोलूं मुझे बताओ सबसे छोटा फैटी एसिड कितने लेंथ का होगा, या सबसे छोटा फैटी एसिड कितने कार्बन का होगा। ठीक है, तो 2 कार्बन का होगा, क्लियर है ना, फिर उसमें 2 कार्बन होंगे बेटा, क्लियर। उसमें से एक कार्बन टेल का होगा और एक कार्बन सीओएच ग्रुप का होगा। सबसे बड़ा कितने का होगा बेटा, सबसे बड़ा 24 का होगा। उसमें 25 कार्बन टेल में होंगे और एक कार्बन किस में होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीओएच में होगा, क्लियर है। सो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट फैटी एसिड इज ऑफ 2 कार्बन एंड लार्जेस्ट फैटी एसिड इज ऑफ 24 कार्बन। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको अपनी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर चीज को अपनी ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर दूं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ कार्बन चेन्स मिलती है, ठीक है तो ओवरऑल 2 to 24। ठीक है, ओवरऑल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में फैटी एसिड कैन बी ऑफ 2 कार्बन और 24 कार्बन। बट ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो कॉमन टाइप ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं, कॉमन टाइप, ठीक है, वो होते हैं 14 to 20 कार्बन के। सो हमारी बॉडी में 14 कार्बन टू 20 कार्बन के फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो हमारी बॉडी में 14 कार्बन टू 20 कार्बन के फैटी एसिड मिलते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स एनिमल्स की बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी में नॉर्मली 14 टू 20 कार्बन का होगा, क्लियर है। नाउ जब मैं आपको बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊंगा ना, वहां हम फिर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे क्या है, बट अभी मैं जनरल डिस्कशन बोल रहा हूँ। तो जनरल में आप याद रखेंगे प्लीज, द फैटी एसिड्स कैन बी ऑफ 2 to 24 कार्बन, but in animal bodies the fatty acids are majorly, या I would say mostly of 14 to 20 कार्बन। ये क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ फैटी एसिड्स बनाऊँ आप लोगों के लिए, जैसे नजर रखिए प्लीज ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं कुछ फैटी एसिड्स बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सम फैटी एसिड्स, सम फैटी एसिड, जैसे नजर रखिए ध्यान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ 2 कार्बन का फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल CH3COH। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं, थोड़ा इधर ले आता हूं मैं, इसे हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2COOH। ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2COOH। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड। डन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे CH3CH2CH2COOH। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वैलेरिक एसिड। ठीक है, इसको आप पेंटानोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ओइक एसिड। क्लियर है। जैसे आप बनाएंगे CH3CH2CH2CH2COH। ठीक है, इसे बोलेंगे कॉपरोइक एसिड।
या इसको आप हेक्सानोइक एसिड भी बोल सकते हैं, हेक्सानोइक एसिड। तो क्लियर, तो इस तरीके से आप फैटी एसिड्स को बना सकते हो। तो बट द मेन थिंग जो आपको याद रखनी है दैट इज कि फैटी एसिड जनरली क्या होता है बेटा, इट्स अ हाइड्रोकार्बन चेन विथ वन सिंगल OH ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हर जगह पे आपको COH एक ही मिलता जाएगा। अगर आप हाईलाइट करेंगे ना तो हर जगह पे आपको COOH एक मिलेगा, लेकिन इंक्रीज कौन होती जा रही है बेटा, हाइड्रोकार्बन चेन होती जा रही है। तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, एंडिंग एट वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। बट ये क्लियर है। नाउ आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। नाउ फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में होते हैं, मतलब ये तो मैंने जनरल यहाँ पे बना दिए, आप बनाना चाहो तो बनाओ, याद रखना चाहो तो ये रख लो, ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन जो मैं अब बोलने वाला हूँ उनको आपको याद भी रखना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। नाउ हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड है, जो जस्ट मैंने अभी भी यहाँ पर लिख दिए, अब ये फैटी एसिड जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो 14 to 20 कार्बन्स के हैं, ठीक है ना, 14 to 20 कार्बन्स के हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में ये जो यहाँ पे आपने देखा कि हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स होते हैं ऑफ 14 to 20 कार्बन्स, है ना, ये हमारी बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं। दीज फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। सो एक को हम नाम देते हैं, वन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसे हम क्या बोलते हैं शबाज, दिस इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी। सो दैट मीन्स फैटी एसिड्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इन आवर बॉडीज देयर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एक बार हम पेज टर्न करते हैं, थोड़ा सा एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उससे आपको थोड़ा और बेटर आइडिया आएगा कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेज ऐड कर देते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी शुरुआत करी हुई है ना, तो इसका आइडिया आपको होगा ही फॉर श्योर। तो अब हमने इसके बाद ये एडिशन करा इधर से, तो इसको मैं ले आता हूँ पिक्चर में, इस वाले पार्ट को। आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपको आराम आराम से समझ आ जाए, कोई जल्दबाजी हम इधर नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इसमें जल्दबाजी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक समझा है, इसको मैं थोड़ा, चलो क्या करेंगे इसको, चलो ऐसे रखते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमने जस्ट अभी अभी फिनिश कर दिया, तो इसको मैं इधर से हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ हमने क्या एक्सप्लेन करा है बेटा, फैटी एसिड्स, ठीक है। नाउ अब हमारी बॉडी के अंदर ये फैटी एसिड जो है देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड को यहाँ पे बना देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड इधर, और इधर हम बनाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, ठीक है। अब सबसे पहले नजर रखिए प्लीज ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फैटी एसिड बना देता हूँ। सबसे पहले इसकी हाइड्रोकार्बन चेन बना देते हैं। तो ये है इसकी हाइड्रोकार्बन चेन, नजर रखिए ध्यान से, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड फाइनली लास्ट पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इधर लिखेंगे OH।
तो ये मैंने एक फैटी एसिड बनाया, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पे मैं और एक फैटी एसिड बना देता हूँ नीचे, सेम कार्बन्स का, कार्बन नंबर सेम ही रखेंगे। लो ये हमने यहाँ पे और एक फैटी एसिड बनाया, ठीक है। नाउ इस वाले फैटी एसिड में मैं बस एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे CH2 था, तो इधर मैंने H हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक डबल बॉन्ड, ठीक है। या ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं, अगर ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे तो फिर यहाँ पे मैं और एक H हटा दूंगा, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है ना। अगर आप इन दोनों फैटी एसिड्स को ध्यान से देखेंगे, मुझे बताइए क्या इनमें OH ग्रुप के ऊपर कोई डिफरेंस है? C डबल बॉन्ड OH के ऊपर कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों में C डबल बॉन्ड OH, दोनों में C डबल बॉन्ड OH। ये इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है पहले वाले फैटी एसिड की, और ये दूसरे वाले फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन है ना। तो अगर आप इनकी हाइड्रोकार्बन चेन्स को ध्यान से देखोगे ना, सो पहले वाले फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में, इधर मैं लिख देता हूँ, पहले वाले फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। सो नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा? डबल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। सो दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, लेकिन इस फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड नहीं है, और इस फैटी एसिड के हाइड्रोकार्बन चेन में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। सो दोज फैटी एसिड्स जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन में आपको एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ऐसे फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो आप क्या बोलोगे बेटा? सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स विच हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, तो आप बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स विच लैक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एकदम सिंपल तरीके से, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात आप याद रखेंगे इनके बारे में। नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, चलिए, तो सैचुरेटेड के बारे में आपने याद रखा कि दे हैव सिंगल बॉन्ड्स ओनली, और अनसैचुरेटेड के बारे में याद रखा दे हैव सिंगल, वन सिंगल, ठीक है, दे हैव डबल वन और मोर देन वन, ठीक है, दे हैव ट्रिपल वन और मोर देन वन, ठीक है। सो दैट मीन्स जिस भी फैटी एसिड के अंदर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे, एक या एक से ज़्यादा, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना, जिसे नहीं मिलेगा दैट इज सैचुरेटेड, जिसमें मिलेगा दैट इज अनसैचुरेटेड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बिकॉज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है, बिकॉज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर खाली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड के होने की वजह से बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बेटा, वो हाई होता है। तो इनका मेल्टिंग हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ अगर किसी भी लिपिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा, सुनना ध्यान से, अगर किसी भी लिपिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएगा, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बेटा उस लिपिड को क्या क्वालिटी देगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट की क्वालिटी देगा। सो वो लिपिड बेटा आपको रूम टेम्परेचर पे, वो लिपिड आपको रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, सॉलिड और जेल फॉर्म में दिखाई देगा। ये क्लियर है ना? सॉलिड या जेल फॉर्म में दिखाई देगा। क्लियर? वही अगर आप इधर आएंगे, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, बिकॉज दे हैव अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की वजह से बेटा उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? वीक हो जाएगी, बिकॉज डबल बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो जिस भी लिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जाएगा, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करेगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, तो मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, या मेल्टिंग टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नाउ अगर किसी भी लिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है बहुत ज़्यादा, तो बिकॉज वो उसको क्वालिटी प्रोवाइड करेगा लो मेल्टिंग पॉइंट वाली, तो ऐसे लिपिड्स आपको रूम टेम्परेचर पे क्या दिखाई देंगे? लिक्विड फॉर्म में दिखाएंगे, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। ये क्लियर हुआ?
नेक्स्ट चीज, नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, ठीक है, इनकी जनरल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो इनकी जनरल फॉर्मूला आती है CnH2nO2, ठीक है, ये इनकी जनरल फॉर्मूला है। वही जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उनकी जनरल फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, CnH2n, ठीक है, आगे देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस माइनस, ठीक है, 2O2, ठीक है, बिकॉज जहां आप डबल बॉन्ड्स को ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, 2n-2, इधर आप लिखेंगे इसे -2, थोड़ा कंफ्यूज ना होना आप, इधर O2 आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ -2 में क्यों कर रहा हूँ बेटा, बिकॉज यहाँ जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे इससे। तो ये आपके हो गए क्या, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी आपने याद रखी। क्लियर। नाउ ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, इनमें और एक क्वालिटी आपको याद रखनी है। चलो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ बेटा, इनमें हम किसके अंदर हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, ठीक है, और किसके अंदर हम हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते, मतलब किसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ और किसमें मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन ऐड करने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, सो दैट मीन यहाँ कोई भी हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। बट अगर इधर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूं बेटा तो यहाँ हाइड्रोजनेशन हो सकता है ना। सो प्लीज याद रखेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजनेशन एंड रेंसिडिटी नहीं होती है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन एंड रेंसिडिटी नहीं होती है, वाइल एज अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजनेशन हो सकती है बेटा। क्लियर है। तो अब यहाँ एक छोटा सा टेबल बना दूंगा मैं, तो एक साइड से लिखेंगे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक साइड से हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। चलो टेबल में मेरे को लग रहा है दूसरे पेज पे बनाना पड़े, चलो इधर ही बना देता हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन खत्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। अब एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसमें लिखेंगे हम एक साइड से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक साइड से लिखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इधर साइड में मैं लिख देता हूँ सैचुरेटेड, तो यहाँ आएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यहाँ आएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं इनका। तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कि इनका कार्बन नंबर कंपैरेटिव टू द अनसैचुरेटेड कम होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन का नंबर जो होता है ना, कंपैरेटिव टू द अनसैचुरेटेड, वो क्या होता है, वो कम होता है। जैसे मैं कुछ नाम इधर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा वैसे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लॉरिक एसिड, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे। जैसे पहला लिख देते हैं, कौन सा कलर लेंगे, तो ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो पहला मैं लिख देता हूँ लॉरिक एसिड, लॉरिक एसिड, ठीक है। लॉरिक एसिड जो होता है इसमें 12 कार्बन होते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, इसमें 12 कार्बन, इट्स अ 12 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड बेटा, लॉरिक एसिड। क्लियर। तो आप इसको खुद बना सकते हो CH3 CH2, ठीक है। चलो नेक्स्ट टेबल में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले नाम याद करते हैं। नेक्स्ट आएगा मेरिस्टिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, ठीक है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है अगेन, इसमें आपके 14 कार्बन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पालोमेटिक एसिड, पालोमेटिक एसिड, पालोमेटिक एसिड, ठीक है, इसमें आपके 16 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस कैसे याद रहे मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। पालोमेटिक एसिड के बाद आएगा स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ठीक है, इसमें 18 कार्बन होते हैं,
डन। और लास्ट पे आएगा एरेचिडिक एसिड, इसमें कंफ्यूज मत करना प्लीज, है ना, एरेचिडिक एसिड। एक होता है एरेकिडोनिक, एक है एरेचिडिक, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एरेचिडिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं, 20 कार्बन, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सो इधर आप ट्रिक क्या याद रखेंगे इनको याद रखने के लिए, तो शॉर्ट में आएगा इसका, इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो ट्रिक है LMPS, ट्रिक है LMPS। तो LMPS इज लॉरिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, ठीक है। तो LMPSA, PSA लगता है ना, PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है। तो LM को लगा क्या, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है ना। LM को लगा क्या, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो LMPSA, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन कैसे याद रखेंगे, 12, इसका बस याद रख लो 12, फिर प्लस 2 करो हो गया 14, फिर प्लस 2 करो हो गया 16, फिर प्लस 2 करो हो गया 18, फिर प्लस 2 करो हो गया 20, ठीक है। तो 12 आपको याद रखना पड़ेगा, तो 12 के बाद प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्लियर। नाउ अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। तो अनसैचुरेटेड के अंदर जो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, सो वो आएगा आपका पाल्मिटोलिक एसिड का, ठीक है। पाल्मिटोलिक, पाल्मिटोलिक, तो ऊपर था पाल्मेटिक, इधर है पाल्मिटोलिक, पाल्मिटोलिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटोलिक एसिड के अंदर आपको 16 कार्बन मिलते हैं, डन। नेक्स्ट आएगा ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ठीक है। इसमें 18 कार्बन मिलेंगे, 18 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें आपको 18 कार्बन अगेन मिलेंगे, 18 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक, लिनोलिनिक एसिड, ठीक है। लिनोलिक 18 वाला, ठीक है ना, और लिनोलिनिक भी आपको 18 कार्बन का मिलेगा, लिनोलिक एंड लिनोलिनिक, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एरेकिडोनिक, एरेकिडोनिक, एरेकिडोनिक एसिड, तो वो था एरेचिडिक, ये है एरेकिडोनिक, ठीक है। इसमें आपको 20 कार्बन मिलते हैं, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सर्वोनिक एसिड, सर्वोनिक एसिड, ठीक है। सर्वोनिक एसिड, और सर्वोनिक एसिड के अंदर आपको मिलते हैं 22 कार्बन, ठीक है। तो ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे, ये सब के सब क्या है बेटा, दे आर ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्लियर है। तो इनकी ट्रिक आप कैसे याद रखेंगे, इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ। तो अब याद रखेंगे LMPS पोला, ठीक है, LMPS पोला, ठीक है। LM को लगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, किस चीज के लिए, उसने कुछ बोला था, बोला, बोला को आप कर दो पोला, ठीक है। तो पोला, POLLA, ठीक है, पोला। तो पोला का मतलब क्या होगा, पाल्मिटोलिक, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलिनिक एंड एरेकिडोनिक, ये क्लियर है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 16 है, फिर 18 18 18 फिर 20, ठीक है। तो 16 + 2, फिर तीनों का वैसे ही रहेगा, फिर 18 + 2, डन। नाउ यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ जो आपको याद रखनी है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है। तो वो क्या बात है उसको ज़रा नज़र रखिए प्लीज़ ध्यान से।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बता दूं, नजर रखना ध्यान से प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बता दूं, जैसे इसका तो ये सब के सब सैचुरेटेड है, सो दैट मीन इनमें किसी के पास भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, है ना। सो अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो मैं दूसरे पे ऐड कर देता हूँ, वही बेटर रहेगा ना। एक मैं कॉपी लेता हूँ इधर से इसको करके, नेक्स्ट पेज पे इनको एक बार ऐड करते हैं। नज़र रखिए ध्यान से मैं क्या कहने वाला हूँ। सो ये हमारे हो गए सैचुरेटेड, और ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड को कलर में चेंज कर देता हूँ एक बार, ये वैसे कलर चेंज करके ही है, तो थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूँ इनको। तो ये ऊपर हो गया सैचुरेटेड और नीचे हो गया अनसैचुरेटेड, नज़र रखिए प्लीज़ ध्यान से। तो क्या मैं कह रहा हूँ, अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को देखेंगे, जैसे लॉरिक एसिड को देख लो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ MP। तो MP का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 45 डिग्री सेल्सियस, इसका है 55 डिग्री सेल्सियस, इसका है 63 डिग्री। आपको ये याद नहीं रखना, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। 63 डिग्री सेल्सियस स्टील का अप्रॉक्सीमेटली होता है, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट ज़्यादा ही होगा उससे, अप्रॉक्सीमेटली 69 डिग्री सेल्सियस है, या बाद में क्रॉस चेक कर लेना। और इसका उससे ज़्यादा ही होगा, तो लगभग 70 प्लस 76 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली शायद 76 ही है। नाउ अगर आप इन सारे फैटी एसिड्स को ध्यान से देखेंगे, जो मैं एक्चुअल बात आपको समझाने वाला हूँ, जो आपको याद रखनी एग्जाम के लिए, अगर आप इन सारे फैटी एसिड्स को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप इनमें क्या पाओगे बेटा, ये सब के सब अनसैचुरेटेड है ना। तो आप इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक यूनिक बात पाओगे, वो क्या है कि जैसे जैसे इनका, ठीक है, आप इनमें एक यूनिक बात पाओगे, वो क्या है कि जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गया, जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा, ठीक है, तो जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़े, ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन टेल, इन हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है, वैसे वैसे बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, या मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, शॉर्ट में TM लिख दो, TM का मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है ना, वो भी क्या हो गया बेटा, वो भी बढ़ गया। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जैसे नजर रखिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल इसमें 12 कार्बन है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर 45 होता है, इसमें 14 है तो 55 हो गया, इसमें 16 है तो 63 हो गया, इसमें 18 है तो 69 हो गया, इसमें 20 है तो इसमें 76 हो गया। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन चेन का लेंथ बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्लियर है। सो अब आपको याद क्या रखना है एग्जाम के लिए, याद बस ये रखना है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कौन होता है, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इन सैचुरेटेड, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आप याद रखेंगे आगे के लिए, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के, ठीक है। तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेन लेंथ के प्रोपोर्शनल। मतलब अगर कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऑटोमेटिकली बेटा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, कंपेरेटिव टू उसके जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, कम है। क्लियर है। अब नीचे वाले पे आते हैं। सो अगर आप पाल्मिटोलिक को देखेंगे, थोड़ा इसको मैं आगे ले आता हूँ, है ना, बिकॉज इसमें मेरे को और एक बात बतानी है। तो अगर आप पाल्मिटोलिक एसिड को देखेंगे, विच इज़ अ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड, इट्स अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इसमें आप क्या देखोगे बेटा, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। सुनना ध्यान से, सॉरी, ये बना है 16 कार्बन का, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ आगे 16 कार्बन का। तो इसके अंदर अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर देखेंगे ना, वो है 0 डिग्री सेल्सियस,
0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओलिक के अंदर अगर आप मेल्टिंग टेम्परेचर देखेंगे तो वो है 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप लिनोलिक के अंदर देखेंगे तो लिनोलिक के अंदर आपको मिलेगा -5 डिग्री सेल्सियस, माइनस डैश में लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस। लिनोलिनिक के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा -17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही अगर आप बेटा एरेकेडोनिक के अंदर देखेंगे तो आपको मिलता है -49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वही अगर आप सर्वोनिक के अंदर देखेंगे तो आपको मिलता है -92 डिग्री सेल्सियस। सो अगर आप कंपेयर करेंगे, नजर रखिए प्लीज ध्यान से, जैसे मैं दो को कंपेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लो पाल्मेटिक एसिड को, तो पाल्मेटिक एसिड में भी 16 कार्बन है ना, एंड पाल्मेटोलिक में भी 16 कार्बन है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर था 63 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। सो दैट मीन्स अनसैचुरेटेड के अंदर चेन की लेंथ के ऊपर बेटा, चेन की लेंथ के ऊपर मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको ले लो, स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन थे, है ना, और ओलिक एसिड में भी कितने बेटा 18 कार्बन। यहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर 69 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ कम हो गया ना, यहाँ कितना रह गया बेटा 13 डिग्री सेल्सियस। सो दैट मीन्स इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग टेम्परेचर फिर किस पे डिपेंडेंट है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, और वो समथिंग एल्स क्या है उसको मैं लिख देता हूँ इस साइड में बेटा, नजर रखिए प्लीज आंसर। सो अगर आप सबसे पहले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डेफिनेशन ही देखेंगे तो इनका डेफिनेशन ही क्या था बेटा, दोज फैटी एसिड्स which have unsaturation in them, unsaturation मतलब which have double और ट्रिपल बॉन्ड्स इन देम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाल्मेटोलिक को देखेंगे तो पाल्मेटोलिक के अंदर बेटा आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना, तो इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 डबल बॉन्ड, और वो मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 8th एंड 9th कार्बन के बीच में, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बार बना दूँ, कैसे बना देंगे, जैसे ऐसे लिख देता हूँ, इसमें 16 कार्बन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल CH3 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 एंड COOH। तो नजर रखिए प्लीज ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पाल्मेटोलिक एसिड को बनाया, ठीक है, तो पाल्मेटोलिक एसिड के अंदर आपको क्या मिलता है, एक डबल बॉन्ड मिलता है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ इसको लाते थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। सो पाल्मेटोलिक के अंदर क्या मिलता है, एक डबल बॉन्ड मिलता है, क्लियर है। और वो एक डबल बॉन्ड मिलता है बेटा इसके अंदर 9th पोजीशन पे, ठीक है। सो 9th का मतलब क्या हुआ, दैट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द 9th एंड 10th कार्बन। नाउ वो 9th एंड 10th कार्बन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके दो तरीके हैं, तो मैं दोनों नहीं बताऊंगा, फिर आपके लिए वो थोड़ा हेक्टिक रह जाएगा। बट एक तरीका होता है बेटा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है ना, ओमेगा, और एक को हम बोलते हैं बेटा पाई, ठीक है, ओमेगा तरीका एंड पाई तरीका। तो मैं शॉर्ट में आपको पाई वाला बता देता हूँ। पाई वाला तरीका क्या है बेटा, हम जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे ना, हम COH से काउंट करेंगे, ठीक है। ओमेगा बोलता है कि आप इधर से काउंट करो, चलो मैं लिख ही देता हूँ इधर। सो एक है ओमेगा नॉमेनक्लेचर और एक है पाई नॉमेनक्लेचर, ऐसे हम ट्रायंगल की फॉर्म में लिखा देते हैं इसको। तो ओमेगा नॉमेनक्लेचर बोलता है कि काउंटिंग आप इस डायरेक्शन में करिए, ठीक है। पाई बोलता है कि काउंटिंग आप इस डायरेक्शन में करिए, तो मैं आपको पाई वाला ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम पाई के हिसाब से काउंटिंग करें तो ये आएगा हमारा कार्बन नंबर 1, कलर में चेंज कर देता हूँ, ये आएगा 1, ये आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, है ना। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो फिर ये आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में ये वाला हिसाब लेता हूँ, पाई वाला, अब यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो
पाई के हिसाब से हमारा बॉन्ड जो है दैट इज प्रेजेंट एट द 9th पोजीशन, ठीक है। 9th पोजीशन का मतलब क्या हुआ, 9वें और 10वें कार्बन के बीच में होगा। तो 9वां कार्बन नीचे से हमारा कौन है, दिस इज आवर 9th कार्बन, और 9th कार्बन पे अभी मैंने लगा के रखा हुआ CH2, तो हटा देते हैं एक H को। 10th पे भी लगा के रखा है CH2, इधर से भी एक H को हटा देते हैं। तो यहाँ बीच में आएगा, इधर 9th एंड 10th के बीच में इधर आएगा डबल बॉन्ड। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो मैंने 7 एंड 8 के बीच में बनाया, तो 9th एंड 10th के बीच में, हाँ। तो पाई के हिसाब से 9th एंड 10th के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और ओमेगा के हिसाब से 7 और 8 के बीच में आएगा, लेकिन हम खाली पाई वाला कंसिडर करेंगे अभी। क्लियर। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाल्मिटोलिक में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो है पोजीशन, मैं ऐसे लिख दूंगा, वो है पोजीशन 9 पे। ये क्लियर है। वही अगर आप ओलिक में देखेंगे तो ओलिक के अंदर भी आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट पोजीशन 9। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ओमेगा वाली पोजीशन लिख दूं तो ओमेगा वाली पोजीशन इधर आएगी 7, है ना। सो दैट आपको याद रहे, ओमेगा वाली पोजीशन आएगी इधर वाली साइड से 7। ठीक है। वही यहाँ पे अगर आप ओमेगा पोजीशन लिखेंगे तो इधर से भी वो ओमेगा पोजीशन क्या आएगी, वो इधर ओलिक में है 18, नाम के अर्धा, तो यहाँ ओमेगा भी 9 ही आएगा, बिकॉज बीच में आएगा ना। बीच में अगर आप इधर से भी काउंट करोगे, इधर से भी काउंट करोगे, बिकॉज ओवरऑल 18 कार्बन है, तो 18 में इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, दोनों जगह पे बेटा ओमेगा भी 9 ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारा ओलिक का हो गया। लिनोलिक का अगर आप देखेंगे उसमें आपको 2 डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। लिनोलिक में आपको 2 डबल बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड्स। एक मिलता है 9th पोजीशन पे, एक मिलता है 12th पोजीशन पे के लिनोलिक में। ठीक है। लिनोलिनिक के अंदर आपको 3 डबल बॉन्ड मिलेंगे। लिनोलिनिक में आपको 3 डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है। एक मिलता है आपको 9th पोजीशन पे लिनोलिनिक में, 9th पोजीशन पे, 12th पोजीशन पे एंड 15th पोजीशन पे। ठीक है, 9 पे, 12 पे और 15 पे। क्लियर है। एरेकडोनिक जो है बेटा उसमें आपको 4 डबल बॉन्ड मिलते हैं। एरेकडोनिक में कितने डबल बॉन्ड मिलेंगे, 4। ठीक है। पोजीशंस आपको याद नहीं रखने, मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5th पे, 8th पे एंड आई थिंक 13 पे, या एक बार क्रॉस चेक करना, मेरे को अभी क्लियर याद नहीं है। 13 पे और शायद 14 पे, नहीं 13 पे, 12 पे, 11 पे एंड शायद 40, एक बार क्रॉस चेक, बट 4 डबल बॉन्ड्स कंफर्म होते हैं। तो पोजीशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। ठीक है। और सेरेवोनिक के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली मिलते हैं 6 डबल बॉन्ड्स, तो मैं इधर सीधे लिख देता हूँ 6 डबल बॉन्ड्स। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इधर क्या याद रखना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज पोजीशंस कि किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नहीं वो आपको याद नहीं रखना है। बट ये चीज आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है बेटा। क्या है, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि पाल्मिटोलिक के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एक अनसेचुरेशन होती है। ओलिक में भी एक अनसेचुरेशन होती है। ठीक है। लिनोलिक में 2 अनसेचुरेशन होती है। लिनोलिनिक में 3 अनसेचुरेशन होती है। ठीक है। एरेकिडोनिक में 4 अनसेचुरेशन होती है, और सर्वोनिक में 6 अनसेचुरेशन होती है। सो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, यू विल फाइंड आउट कि हमारा लेवल ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो लेवल ऑफ अनसेचुरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। कार्बन एटम तो इंक्रीज हो ही रहे, बट कार्बन एटम के अलावा लेवल ऑफ अनसेचुरेशन भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ये क्लियर है ना। नाउ यहाँ पे हम मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो कंसिडर करते हैं बाय द लेवल ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यू विल क्लियरली फाइंड आउट कि जैसे जैसे हमारी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ रही है, हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, ड्रॉप 0 से 13। ठीक है ना। फिर -5, फिर -17, -49, -92। तो हमारा लेवल ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ा। यहाँ तक तो सेम ही था। ठीक है। लेकिन इसके बाद लेवल ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ा, जैसे जैसे लेवल ऑफ अनसेचुरेशन बढ़ गया तो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, इधर मैं ऐड कर देता हूँ। सो ऐसे लिख देते हैं इधर। सो इन केस ऑफ unsaturated fatty acids, ठीक है, the melting temperature is inversely proportional to the level of unsaturation। ठीक है, the melting temperature, white से लिख देता हूँ मैं। So in case of unsaturated fatty acids, the melting
टेम्परेचर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ अनसैचुरेशन, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी आप लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ और एक कंडीशन भी होती है सिस एंड ट्रांस की, बट वो अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, मेरे लंबा हो जाएगा सारा टॉपिक। तो इतना आप याद रखेंगे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में किस तरीके से लेवल ऑफ अनसैचुरेशन की वजह से वेरी करता है उनका मेल्टिंग टेम्परेचर। क्लियर। नाउ और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, चलो मैं इस वाले पार्ट को आगे ले चलता हूँ अभी, है ना, ये वाले पार्ट को उठाते हैं हम। ये वाले पार्ट को ऐड करता हूँ मैं इधर। सो अगर आप इस वाले पार्ट को देखेंगे तो इसमें हमारे सारे के सारे फैटी एसिड्स कौन से फैटी एसिड्स है, दे आर ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। सो ये सब के सब जो फैटी एसिड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या है, दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ये सब के सब क्या है, दे आर ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना। नाउ अगर आप इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ध्यान से देखोगे ना, इनमें कुछ के अंदर अनसैचुरेशन जो है, इसको मैं बीच में हटा देता हूँ, ये आप समझिए पुराने वाले पेज से, ठीक है। तो अगर आप इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ध्यान से देखेंगे तो इनमें कुछ के अंदर अनसैचुरेशन एक जगह पे है ना, कुछ में अनसैचुरेशन एक जगह पे है और कुछ में अनसैचुरेशन एक से ज़्यादा जगह पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से, इन कुछ बंदों को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो इनमें अनसैचुरेशन क्या है बेटा, मोर देन एट वन प्लेस है। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे, इनमें अनसैचुरेशन खाली एक ही जगह पे है, ठीक है। तो ये जो अनसैचुरेशन जिन फैटी एसिड्स में, जिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर अनसैचुरेशन जो होती है बेटा, वो एक से ज़्यादा जगह होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिनोलिक में 2 जगह अनसैचुरेशन है, लिनोलिनिक में 3 जगह है, एराकिडोनिक में 4 जगह है, ठीक है। तो जिनमें मोर टाइम्स अनसैचुरेशन होगा, मोर टाइम्स अनसैचुरेशन होगा, मोर से मेरा कहने का मतलब है मोर देन 1, है ना। ऐसे पर्टिकुलर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं पूफा, PUFA, ठीक है। तो पूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पूफा का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। ये क्लियर है। नाउ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की और एक खास बात है कि हमारी बॉडी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बना सकती है, हमारी बॉडी इंटरनली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बना सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। सो बिकॉज हमारी बॉडी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को नहीं बना सकती है, सो दैट मीन्स बेटा हमें इनको कहाँ से लेना पड़ेगा, डाइट से लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम इनको डाइट से लेना बंद कर देंगे तो इनकी हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी। क्लियर। सो इस वजह से बेटा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। तो EFA का मतलब क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे, वैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स में एग्जांपल क्या क्या आएगा, लिनोलिक, लिनोलिनिक, एराकिडोनिक एंड सल्फोनिक एसिड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। बिकॉज ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, हमें इनको कहाँ से लेना पड़ता है, डाइट से लेना पड़ता है। ये क्लियर है, डन है ना यहाँ तक। और एक बात जो मैं पीछे स्किप कर गया हूँ, मैं एक बार उसको लिख देता हूँ इधर डिस्कशन में। बस एक बात याद रखना और, कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, इधर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर इधर लिख देता है।
ओवर हेयर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये मेजरली, ठीक है, एनिमल बेस्ड फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स डन। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये मेजरली प्लांट फैट्स होते हैं, प्लांट फैट्स डन। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा फैटी एसिड खत्म, क्लियर है। तो अल्कोहल भी हो गया, फैटी एसिड भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिपिड को बनाने की कोशिश करेंगे, डन। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी भी होंगी, तो ये आप प्लीज़ घर पे पढ़ेंगे आराम से, जो जो चीज़ें लिखी है स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हो गया आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सब कुछ लिखा हुआ है इधर, ठीक है, डन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जिसमें हमें लगभग 1 घंटा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़।